हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आज 23 तारीख वाला पेपर, तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ज़्यादा हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है क्वेश्चंस को डायरेक्टली शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आप देख पा रहे हैं बेटे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा गया है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना होता है बेटे? नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? बहुत ऑब्वियस सा फॉर्मूला है। क्या? गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, सभी के मोल्स निकालेंगे, जिसमें भी मोल्स मैक्सिमम आएगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे? मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत टफ तो नहीं था ये, है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज ऑफ H2O इन दिस कंपाउंड पूछा गया है। ठीक है, तो परसेंटेज किसी भी चीज का निकालने के लिए आपको सिखाया है क्लास में बेटे, परसेंटेज ऑफ H2O। तो ये कैसे निकालते हैं? ऊपर आता है बेटे मास ऑफ H2O, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो मास ऑफ H2O कैसे आएगा भाई? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटे 3 मोल्स ऑफ H2O है। 3 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 क्या है? मोलर मास ऑफ द H2O है। और फिर डिवाइड किससे करना होगा? पूरे कंपाउंड के मोलर मास से, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा बेटे? परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो आप करेंगे, बाकी इसका मोलर मास निकालना है, पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है बेटे, ये तो डायरेक्टली मॉड्यूल से आ रखा है ना। जो आपके पास मॉड्यूल है कोटा क्लासेस की, उससे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है ये, जिसमें बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका अटोमिक वेट जो है 67,200 के आसपास है। उसमें नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको ये दे रखा है कि 0.33% जो है उसमें आयरन प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा? मास ऑफ आयरन निकालना होगा ना, मास ऑफ Fe निकालना होगा। तो वो हो जाएगा 0.33%, है ना। 0.33% ऑफ 67,200, है ना। ये निकालते ही आपको क्या मिल जाएगा बेटे? क्योंकि हीमोग्लोबिन में मास ऑफ आयरन एग्जैक्टली है कितना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा? आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि आयरन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके आयरन के, वही मोल्स जो है वो हीमोग्लोबिन के एक मोल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको कई सारे मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे, और इसके इस टाइप के 2-3 सवाल आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनओ एवोगैड्रो नंबर है बेटे 4.2 ग्राम्स ऑफ नाइट्राइड आयन है। ठीक है, उसमें आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे कि यहाँ से निकाल दोगे बेटे नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो 4.2 बाई 14 ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? नाइट्राइड आयन के हैं, बिकॉज नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14। ठीक है, और N3 माइनस हो या फिर N2 माइनस हो या फिर N माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मोलर मास में। मोलर मास एक ऐसी चीज है जिससे चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो 14 से आपने डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटे 0.3। इस मोल को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोज नंबर से। ठीक है, जिससे कि आपको नंबर ऑफ आयंस मिल जाएगा नाइट्राइड आयन का। ठीक है, मोल इनटू नंबर ऑफ, सॉरी, मोल इनटू एवोगैड्रोज नंबर, ये आपको नंबर ऑफ आयंस दे देगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या तरीका सिखाया था बेटे क्लास में, कि जो नंबर ऑफ किसी भी चीज का पूछा है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, आपको एक सिंगल यूनिट में वो काउंट करना। अगर आपने सिंगल यूनिट में काउंट कर दिया, आपको उस नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N3 माइनस में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। यू नो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन की क्या होती है? 2,5। बट क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे बेटे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आयन में, है ना, इन वन आयन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, देयरफॉर इतने आयंस में क्या हो जाएगा? 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं क्या 2.4 Na आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इजियर साइड पे था, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, मोल कंसेप्ट का लॉजिक है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। इंपिरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का दिया है, प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एसिड में बी, है ना। एक इंपिरिकल फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसका आपसे क्या पूछ रहा है बेटे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड, है ना। एसिड के लिए आपको क्या देखना होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड्स कौन से हो सकते हैं आपके? वो हो सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड्स। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड करो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
तो ये आपका COOH है। ठीक है, तो COH वाले आपको ग्रुप्स देखने हैं, आपको देखना है कि भाई कौन सा कंपाउंड जो है इसके इम्पेरिकल फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, आप देख रहे हैं भाई ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटे, देखिए तो ये हो जाएगा CH2O, CH2O। पर आपका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ बेटे वो है CH2O2। ठीक है, CH2O2, ठीक है, जो कि इससे नहीं आ रहा, मतलब इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला इस अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये इम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जरा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अगर, ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें तो देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, वो फिर से क्या रहना है, C3H6O4 ही रहना है। ठीक, तो इकलौता ये ऑप्शन बचता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और इम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है ना, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप देखें ये कौन सा एसिड होगा तो देख सकते हैं बेटे ये होना चाहिए HCOOH। ठीक है, HCOH ये आपका एक फॉर्मिक एसिड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और इम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों ही चीजें इसकी सेम है। ठीक है, तो ये आपका इम्पेरिकल फॉर्मूले के ऊपर एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। एक मॉलिक्यूल का वेट आपको बताना है इसका। ठीक है, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म इसका फॉर्मूला दे रखा है आपको बेसिकली, तो एक मॉलिक्यूल का वेट बताने के लिए क्या करना होगा बेटा, आपको एक मोल का वेट जो होगा वो होता है इसका मोलर मास, है ना, एक मोल का। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, तो आप बोलते हैं Na मॉलिक्यूल्स, है ना, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स है। तो Na मॉलिक्यूल्स का वेट है क्या, इसके मोलर मास के इक्वल। ग्लूकोज है इसीलिए इसका मोलर मास क्या है बेटे, 180 है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 180 को किससे डिवाइड कर देंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ, सॉरी ये आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना, एक मॉलिक्यूल का मास आपका ये है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पीरिकल फॉर्मूला आपको किस कंपाउंड का दे रखा है, CH2O। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये भी एक इजियर साइड पे है ना, बेसिक क्वेश्चन ही है। इसमें आप क्या करेंगे, CH2O का क्या निकाल दोगे बेटे आप, इम्पीरिकल मास। ठीक है, इम्पीरिकल मास कैसे निकालोगे, उसके लिए सभी को ऐड कर देते हैं। कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 16 कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 30। तो ये इसका इम्पीरिकल मास है 30 ग्राम्स। ठीक है, और आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है एन। एन क्या होता है बेटे, वो होता है मोलर मास बाई इम्पीरिकल मास। ठीक है, तो मोलर मास इज 120, इम्पीरिकल मास 30 है। तो एन की वैल्यू क्या हो रही है बेटे, 4। मतलब यही वो कॉमन फैक्टर है जो आपने कट किया था जब आप मॉलिक्यूलर से इम्पीरिकल बना रहे थे। ठीक है, तो आपको उल्टा जाने के लिए इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे कि अ, इसको दैट इज इम्पीरिकल फॉर्मूले को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा बेटे, ये आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गैस है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटे CO और X, यहाँ पर X लिखा हुआ है, वेपर डेंसिटी 70 है, वैल्यू ऑफ X मस्ट बी। देखिए वेपर डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन बताया है बेटे आपको कि मोलर मास जो है वो क्या होता है, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। इसीलिए जो मोलर मास है वो आ जाता है 140। और इस कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालेंगे आप, तो CO है X टाइम्स है, तो X मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा बेटे, CO का मोलर मास, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड आपसे कंपेयर करने के लिए बोला है, किससे, पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करने के लिए बोला गया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है ना, साइन नहीं, बिकॉज साइन में डिफरेंस होता है। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटे, नेगेटिव है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला है +13.6, है ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटे -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर जो है ना बेटे, इसका डबल है।
तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन कोई थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आता है तो उस कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा, इसके लिए आप डायरेक्टली यूज करेंगे बेटे क्या, E3 माइनस E2, है ना। थर्ड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी माइनस सेकेंड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो पहले आप 3 स्क्वायर रखोगे, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। जेड भी आपको दे रखा है, ठीक है। जेड मेंशन नहीं है तो आप क्या लेंगे बेटे, जेड की वैल्यू क्या ले लीजिए फिर आप 1, है ना। जब मेंशन नहीं होता है, ठीक है, तो आपको जेड क्या लेना होता है, 1 लेना होता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट गिवन, भाई ये थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया बेटे। वेव नेचर किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने दिया था, जिसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी दिस है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आ गया भाई, h बाई एम जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, मास को आपको केजी में करना होगा, ठीक है, ये ग्राम में दिया है, और वेलोसिटी तो रहेगा मीटर पर सेकेंड में ही रहेगा, वही आपकी एसआई यूनिट भी होती है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आपको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटे। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो आपको मैंने इस इक्वेशन के 3-4 फॉर्म बताए थे, इसमें से कौन सा फॉर्म आपको ऑप्शन में दे रखा है बस ये ऑब्जर्व करना है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। और इन दोनों में आपको देखना है कि भाई यहाँ पर तो इक्वल का साइन है, इक्वल तो होता नहीं है, इनइक्वालिटी होती है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम के लिए जो है आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके चार जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो इसे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। इसमें से क्या नहीं पॉसिबल है, इसको जरा गौर से देखना होता है, तभी आपको ये पकड़ पकड़ में आता है ना। तो देखिए n = 3, l = 2, है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। L2 पे m0 s माइनस हाफ पॉसिबल है बेटे, क्योंकि l की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के n-1 तक, है ना, 0 to n-1, ठीक। अच्छा, अब बात करेंगे n = 3, l = 2, m2, है ना, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ है बेटे, l = 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। तो ये भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाला भी पॉसिबल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें आपको रूल लगाना बेटे। हमने क्लास में ऐसे 2-3 सवाल किए हुए हैं, जिस जिस रूल को हम लोग बोलते हैं क्या, n+l रूल, ठीक है। n+l रूल लगाएंगे, आप सभी का n+l निकालेंगे, जिसका भी n+l ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। और सेकेंड रूल क्या है, जिसका सेम होगा, ठीक है। तो उसमें आपको देखना होता है जिसकी n की वैल्यू छोटी है उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, करेक्ट सेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन है बेटे। पीरियोडिसिटी का आपने ट्रेंड पढ़ा है कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो देखिए ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन जो है वो सबसे ऊपर आता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी, और बाकी नीचे आते हैं क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का, ठीक है। ये है बेटे, आपको बताना है बेसिक नेचर आपको वेरियस ऑक्साइड्स का। तो वेरियस ऑक्साइड्स के लिए आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप इन एलिमेंट्स को नोटिस करें, ठीक है, ये लोग बिलोंग करते हैं आपके सेम पीरियड से, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाते हुए बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, हाँ ठीक है, यही ऑर्डर भी होता है ना। सबसे लेफ्ट में आपका सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, और क्या बेटे फिर सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नेचर का ऑर्डर है, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है आपका, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपने पढ़ा है बेटे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने करेक्शन कराया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर जो है बेटे क्या आएगा,
C2 2 आएगा, ठीक है, जिससे कि इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा बेटे, सेम आ जाएगा। देखिए कार्बन में 6 होते हैं एक एटम में, यहाँ पर 2 कार्बन है, 6 2 12, -2 का मतलब हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। NO प्लस में अगर बात करें, नाइट्रोजन जो है वो 7 है, ऑक्सीजन 8 है, 8 और 7 होता है बेटा 15, उसमें से प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव्ड है, दैट इज वाई वो भी क्या है 14 है। एंड फर्दर सो ऑन चेक करेंगे आप, आपको ये आंसर मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। atomic numbers of the metallic and non-metallic elements which are liquid at room temperature respectively। अच्छा ये आपको एलिमेंट्स पहले से पता होंगे आई गेस। मेटल जो है आपका, जो लिक्विड है वो मरकरी है, ठीक है, और जो नॉन मेटल लिक्विड है, ठीक है, वो आपका क्या है बेटे, ब्रोमीन है। तो एटॉमिक नंबर्स में आपको बता देता हूँ, ये रहे है ना, ये आपका एटॉमिक नंबर्स है। मरकरी का 80 है बेटे, और ब्रोमीन का 35, ठीक। तो फैक्चुअल बेसिस है ना, फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है, ये सिंपल ट्रेंड वाला क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है नाइट्रोजन इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो आप इजीली ये ट्रेंड बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको बताना है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आपको क्या देखना होता है, एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, ये तो एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है ना, और ये आपका क्या है बेटे, एक ऐसा ऑर्बिटल है, बस, और एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत इजीली जो है वो क्या करना चाहेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस बहुत इजी है बेटे, आपको पता है कि आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये काउंटिंग करेंगे बस, एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको बताना है बेटे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, नॉर्मल ट्रेंड ये ही, और छोटे मोटे एक्सेप्शंस आपके हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है, पर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंपली बताएंगे बेटे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये आपका एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है। Each orbital can hold a maximum of 3 electrons, the number of elements in the ninth period of the periodic table। ठीक है, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। इसमें क्या करना है आपको कि आपको नाइन्थ पीरियड में कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है, एक फॉर्मूला लगाना है बेटे, n+1/2, है ना, और n+2/2, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली आपको बताएगा कि किसी पीरियड में कितने टाइप के सबशेल पॉसिबल है, जहां पर एन क्या है, पीरियड नंबर, एन क्या है, पीरियड नंबर, ठीक है। तो अगर पीरियड नंबर 9 है, आप देख रहे हैं 9 जो है वो ऑड नंबर है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है बेटे किसके लिए, ऑड नंबर ऑफ जो पीरियड्स होते हैं ना, ऑड नंबर ऑफ पीरियड जो होते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला है किसके लिए, इवन नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, ठीक है। तो जहां पर ऑड नंबर ऑफ पीरियड से आप n+1/2 करेंगे और उससे क्या निकालेंगे बेटे, उससे निकालोगे आप क्या, कि कितने सबशेल पॉसिबल, ठीक है। वो कौन से हैं, रियल है, हाइपोथेटिकल है, डजंट मैटर, ठीक है, पर कितने पॉसिबल है ये आपको बता देगा। तो आप देखिए नाइन्थ पीरियड जो एक ऑड नंबर है, इसीलिए 9+1/2 करेंगे, तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है बेटे, 5 पीरियड आ रहे हैं, सॉरी 5 सबशेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 5 सबशेल्स हैं आपके, कौन कौन से सबशेल होंगे, ठीक है, तो वो आप लिखोगे बेटे S, P, ठीक है, डी, देन एफ, है ना, चार तो आपको पता है, एक आप हाइपोथेटिकल अज्यूम करोगे जी, SP, D, F, G, ठीक है, ये सब शेल्स एग्जिस्ट करते हैं। एस सब शेल में कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे, तो आपको पता है एक ऑर्बिटल है ना, इसमें एक बॉक्स बनाते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप बोलते हैं 3, डी में कितने बेटे 5, एफ में कितने हैं 7, है ना। देखिए भाई 2 2 इंक्रीज कर रहा है, सब में 2 का इंक्रीज है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे 9, ठीक है। तो हर सब शेल में इतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और आपसे क्या बोला गया है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इन सभी को सम करना है ना, इन सभी को सम करके आपको बताना है कि कितने ऑर्बिटल्स हुए, ठीक है। तो देखिए भाई 3 और 1 4 हो रहा है 9,
तो 16 और 9 25 है ना, 25 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं आपके, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में जाता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली, पर क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है और आपको बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, दैट इज वाई, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक ऑर्बिटल को, द 25 और ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई करना है 3 से, जिससे कि आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 75। ठीक है, तो 75 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी है, इसका मतलब 75 एलिमेंट्स आपके इस वाले पीरियड में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 8th पीरियड नहीं होता, सॉरी यहाँ पर 9th नहीं होता, यहाँ पर 8th पीरियड होता, तो आप क्या करते, आप ये फॉर्मूला यूज करते। ठीक है, और ये फॉर्मूला यूज करके फिर आप बताते कि भाई उसमें कितने होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 75, ये एक काफी बढ़िया सवाल पूछा गया है। अब आते हैं बेटे 76। गिवन एटॉमिक नंबर जो है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पता है आपको बेटे, नाइट्रोजन जो है वो आपका फैमिली है यहाँ पर, क्योंकि 15 है, 15 का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस, और मेंबर्स आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो कौन सी फैमिली है बेटे, यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, which of the following elements never has an oxidation state of +1, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर एक ऐसा केस जिसमें कि वो लूज कर रहा है ना, एक तरीके से शेयर जो है वो उस तरफ ज्यादा हो रहा है, दूसरे एलिमेंट की तरफ ज्यादा हो रहा है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नहीं कर सकता है, फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसीलिए ये +1 शो नहीं कर सकता। ठीक है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आपको पता है एलिमेंट कौन सा है, वो सीजियम है ना। सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है बेटे, ये होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, आयनिक रेडियाई ऑफ दिस है ना। देखिए, अब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम आयनिक रेडियाई कैसे याद करेंगे, है ना। याद नहीं करना है, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, है ना। सिर्फ ये वैल्यूज देखना है, आपको ऐसे नहीं कि 1.71 1.20 ऐसे याद नहीं करना, बस आपको चेक करना है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रेंड तो बहुत सिंपल है बताना। अगर आप देखें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर आपको क्या देखना होता है बेटे, न्यूक्लियर चार्जेस देखने होते हैं भाई। ठीक है, इसमें 7 प्रोटोन है, इसमें 8 प्रोटोन है और इसमें 9 प्रोटोन है, तो ऑब्वियसली इस वाले 7 प्रोटोन का कंट्रोल इसके ऊपर क्या होगा बेटे, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा कम होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज का ये हो रहा है, फिर ये, फिर उससे छोटा। ठीक है, फिर सबसे छोटा ये हो रहा है, तो आपको बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना, और ऐसा कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है भाई, 1.71, 1.40 और 1.36, हाँ ये रहा आपका। ठीक है, देखो इसमें भी देखिए गड़बड़ कर दिया है ना, उसमें उल्टा कर दिया, और ये तो दोनों साफ ही गड़बड़ है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से बताना होता है, वैल्यूज को नहीं याद करना होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज, हाँ इसमें सिंपल सी बात है बेटे, ये जो तीनों मेंबर्स हैं ये आपके सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं साइज नॉर्मली इंक्रीज होता है, तो पैलेडियम और प्लैटिनम का साइज जो है वो मतलब इंक्रीज ज्यादा बड़ा होगा किससे बेटे, निकल से, है ना। पर इन दोनों के साइज में सिमिलैरिटी क्यों है, बिकॉज यहाँ पर एक फिनोमिना लगेगा जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, बेसिकली लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सेप्शन की तरह आप इसको याद कर सकते हैं, पर रीजन मैंने आपको बता दिया, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए लार्जेस्ट रेडियस, है ना, लार्जेस्ट रेडियस के लिए आपको क्या देखना होता है, आपको पता है भाई, लेफ्ट से राइट जाते हुए जो रेडियस है वो क्या होता है बेटे, डिक्रीज होता है। ठीक, देखिए ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग थर्ड पीरियड बोल रहे हैं, सारे इनफैक्ट फोर्थ वाला भी। ठीक है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भाई सबसे लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा साइज में, सबसे राइट वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, एक्सेप्ट जो आपका वंडरवॉल रेडियस वाला ग्रुप होता है, जो नोबल गैस वाला ग्रुप होता है, उसको छोड़ करके। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा साइज में कौन सा हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड है ना, अल्कली मेटल्स का क्या जो है वो सबसे कॉमन फिनोमेना है, तो स्मॉलेस्ट साइज को नहीं बोलेंगे, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, ये ऑब्वियस आंसर है बेटे, अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल काफी लो होती है, बिकॉज उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है,
वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो इजी है, ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ Al प्लस प्लस टू और प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ देखिए Al जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटे, तो आप बोलेंगे नियॉन। ठीक है, और 3s2 3p1। ठीक है, ये आपकी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बेटे, तो आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि ये आपका एक फुल फिल्ड s ऑर्बिटल हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बेहतर होती है बाकी प्लस वन और प्लस टू और प्लस थ्री के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जहाँ पर Al प्लस जो वन जो सबसे ज्यादा है, और ये रहा बेटे, हाँ ये। ठीक है, Al प्लस वन जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्लस टू से भी और प्लस थ्री से भी, है ना, ये आपका ऑर्डर है। प्लस टू और प्लस थ्री में कंपेयर करने के लिए आपको डेटा चाहिए होगा, इसीलिए इन्होंने इनइक्वालिटी ऐसी दी है कि आप ऑप्शंस में उलझेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्या, कार्बन, है ना। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन तो आपको कई बार जो है वो मॉड्यूल्स में और इसमें मिलता है। ठीक है, तो आपको ये याद ही होगा बेटे कि आपको करना कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और उसके बाद जो कन्फिग्रेशन बचती है उसको कंपेयर करते हैं कि भाई हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड में आपको देखना होता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल। आंसर मैंने टिक कर दिया बेटे, ऑक्सीजन जो है वो आपका सबसे ज्यादा सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल रखता है। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटे द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन गेन करके कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, इसको आप बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टेंडेंसी। ठीक है, तो आप देखिए बेटा इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पाई जाएगी किसके अंदर, हम्म, हम्म, ये पाया जाएगा बेटा आपका सबसे ज्यादा इसमें, है ना। ठीक है, डी में। ठीक। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। ठीक है, इसे एक बार हम लोग जो है और भी कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, इस पे मैं आता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये 85 के बाद जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 86 को क्या कह रहा है बेटे, इंसुलिन कंटेन्स व्हाट 3.4% सल्फर, है ना, 3.4% सल्फर। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको क्या करना होगा बेटे, देखिए एक कंपाउंड है, ठीक है, इंसुलिन, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है आप क्या अज्यूम कर लेंगे बेटे, एक्स, है ना, मॉलिक्यूलर वेट क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स। ठीक है, और इसमें 3.4% क्या है बेटे, सल्फर है, तो 3.4% ऑफ एक्स, 3.4% ऑफ एक्स जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सल्फर, सॉरी मास ऑफ सल्फर, है ना। और एक मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको क्या देखना होता है कि वो जो कंपाउंड है उसमें कम से कम एक मोल सल्फर तो होगा ही होगा ना, कि एक मोल इंसुलिन में एक मोल सल्फर तो होगा, उससे कम नहीं हो सकता, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिंपल वन से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक मोल सल्फर का मतलब है बेटे कितना, 32 ग्राम, है ना। मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, बीच में कहीं पर क्या होगा, सल्फर 1 यूनिट मिनिमम चाहिए। ठीक है, तभी वो मिनिमम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इससे कम पॉसिबल नहीं, एक सल्फर तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम। ठीक है, तो गैस कौन सा होगा बेटे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इतना वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो 2.24 लीटर्स को आप 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, मतलब गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलता है ना, 0.1 मोल आ रहा है बेटे। 0.1 मोल का जो मास है वो 4.4 है। ठीक है, 0.1 मोल का मास है 4.4, तो एक मोल के मास के लिए आप क्या करेंगे, उसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने बेसिकली, तो 44 आ गया। और 44 जो है वो किसका हो सकता है मोलर मास, वो आपको चेक करना होगा, आप पाएंगे कि भाई दोनों का आएगा ना, N2O का भी आएगा और CO2 का भी आएगा। ठीक है, ये हुआ बेटे 87। नेक्स्ट बात करेंगे 88 की। 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसटीपी पे कितने एटम्स कंटेन करता है, तो एटम्स पूछा गया है बेटे, आपको बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा। 5.6 को आप 22.4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, और मॉलिक्यूल आने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे,
एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है ये O2 जो है, ये आप एज अ मॉलिक्यूल बोलेंगे, और एक मॉलिक्यूल में होते हैं 2 एटम्स। ठीक है, इसीलिए हमने लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड, ये है बेटे सोडियम फेरोसाइनाइड। इसके एक मोल में आप देखिए, इसके एक मोल में सोडियम के कितने मोल्स हैं, 4 मोल सोडियम एटम है। ठीक है, तो इसीलिए 2 मोल में कितना हो जाएगा बेटे, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 मोल्स ऑफ सोडियम एटम है, उसको आप नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या, 6.022 पर। इन्होंने एवोगाड्रोस नंबर 6 ले रखा है, ताकि आप देख पा रहे हैं आंसर जो है वो आपका डेसिमल्स में नहीं है कहीं पर, तो इन्होंने अप्रॉक्स एवोगाड्रोस नंबर लिया है। ठीक है, तो ये आपका एवोगाड्रोस नंबर है, तो इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा जो है 4D इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। 4D इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटे n की वैल्यू 4 हो रही है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, 2, है ना, क्योंकि l जो है वो d के लिए क्या होता है बेटे, 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अच्छा, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपका कुछ भी पॉसिबल है, -2 से लेकर के +2 के बीच में। ठीक है, पर स्पिन क्वांटम नंबर 0 ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल है बेटा, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर या तो +12 होता है या तो -12 होता है। ठीक है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, 4D के लिए। ये क्यों नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ये 4f के लिए है ना, 4 और 3 किसके लिए होता है, 4f के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं बेटे। कितने फोटॉन्स जो हैं 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चाहिए आपको, ताकि आपके पास जो वेवलेंथ है बेसिकली वो 5000 एंगस्ट्रॉम की है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्स प्लैंक का एक फॉर्मूला था, वो क्या था बेटे, NhC बाई लैम्डा, NhC बाई लैम्डा। इसमें आपको एनर्जी दे रखी है 1 जूल, n पूछा गया है, h पता है आपको, h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये भी पता है, एंड लैम्डा आप पुट करेंगे बेटे मीटर्स में, बिकॉज 5000 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका यहाँ पर दे रखा है, और ये आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट, इतनी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है इंटीरियर्स को देखने के लिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे सेम फॉर्मूला है बेटे, E इज इक्वल्स टू NhC बाय लैम्डा। ठीक है, सब कुछ सेम है ना। ये आपकी एनर्जी हो गई, ये आपको वेवलेंथ दिया है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, पुट करेंगे, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिमेंट X है शॉर्ट पीरियोडिक हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, दिस द फार्मूला फॉर द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। अच्छा, ये है NH2NP1, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, अब वैलेंसीज एक्सचेंज करते हैं ना। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, तो एक्स की जो वैलेंसी है, जो मेटल की वैलेंसी है वो यहाँ पर लिखी जाती है, और ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैलेंसी है वो यहाँ पर लिखी जाती है, X2O3। और X2O3 आपको पता है बेटे किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, वैलेंसी 3 है तो वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन से बड़ा कौन है बेटे, हीलियम है ना। क्यों बड़ा है, बिकॉज हम लोग हीलियम के लिए क्या निकालते हैं, वैंडरवॉल रेडियस, और वैंडरवॉल रेडियस जो है वो एक बड़ा रेडियस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये पहले भी था आपका। अच्छा, ये उसमें भी आ गया और पहले भी था ये। ठीक है, पर ये आपको बहुत सिंपल एक तरीके से बोनस ही ये करने के लिए भाई क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं बेटे। ठीक है, among this the correct order of increasing radii। ओके, ये भी रिपीट हो गया भाई, है ना, ये आपका पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है बेटे। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियस। देखिए इसमें रेडियस क्या क्या स्टेटमेंट दिया है बेटे, वैंडरवॉल रेडियाई आर लार्जर, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज वैंडरवॉल फोर्सेस आर मच वीकर, सही है, फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन एटम्स इन कोवेलेंटली बॉन्डेड, हाँ बिल्कुल सही बेटे, एग्जैक्ट रीजन इन्होंने दे रखा है कि वैंडरवॉल रेडियस जो है वो क्यों बड़ा होता है, बिकॉज वैंडरवॉल फोर्सेस वीक होते हैं, उनके बीच की दूरी ज्यादा बड़ी होगी, तो इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मेटालिक रेडिया आर स्मॉलर देन, ये भी सही है, सिंस द बॉन्डिंग ऑफ फोर्स इन द मेटालिक मच स्ट्रॉन्गर देन द, हाँ ठीक है बेटे, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, है ना, 1 भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, थ्योरी है, पोर्शन है, आपको स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में, और कोवेलेंट बॉन्ड्स और वैंडरवॉल रेडियाई सब कुछ आपने कंपेयर किया होगा रेडियाई के टर्म्स। ठीक है,
कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 बेटे, ये काफी अलग है बाकी के मेंबर से, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो मल्टीपल रीजन है बेटे, देखते हैं क्या क्या है। स्मॉल साइज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, हाँ ये भी सही है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इन मेनी वेज डिफर फ्रॉम द अदर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। अच्छा, ये विद इन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाँ फिर तो सही है, बिकॉज अलोंग द पीरियड नहीं, ये विद इन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो जो सबसे ऊपर होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, नहीं सही है बेटा ये। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, हाँ क्योंकि वो मोस्टली सेकेंड पीरियड के मेंबर्स होते हैं, इसीलिए डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसके अंदर, इसकी वजह से भी इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटे? ऑल ऑफ द, ठीक है। अब आते हैं 99th पे, स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, देखिए क्या है भाई, नॉट करेक्ट। द डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन, हाँ ठीक है बेटे, डी ब्लॉक का मतलब भी क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है? n-1d में, nd में नहीं, n-1d सब शेल में जाता है, करेक्ट है ये। पर इन्होंने क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल बात आपको याद होगा वैसे ये। थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स एंड नॉट 18 एज फोर्थ पीरियड, ये भी सही है, थर्ड पीरियड में सिर्फ एस और पी होता है, ठीक है, तो इसीलिए 2 और 6 8 एलिमेंट्स हो गए, और फोर्थ में आपका एस पी डी आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए आपका फोर्थ में ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ओके। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द डी सबशेल आर फिल्ड with electrons monotonically with increase in atomic number। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, मोनोटोनिकली आप नहीं बोलेंगे, बिकॉज दो जगह पे एक्सेप्शन आता है, आप याद करिए, क्रोमियम में एक्सेप्शन आता है, कॉपर में आता है ना। क्रोमियम के पहले एक एलिमेंट है वेनेडियम, है ना, वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 होती है, क्रोमियम की 3d4 होनी चाहिए, पर वो क्या हो जाती है? 3d5 हो जाती है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, मोनोटोनिक नहीं, मोनोटोनिक का मतलब होता है रेगुलर इंक्रीज, है ना, 1 2 3, 3 के बाद 4 आ गया, फिर 4 के बाद 5 आ गया, है ना, तो 4 वाला टर्म इसमें मिसिंग है, इसीलिए आप बोलेंगे कि हाँ ये करेक्ट नहीं है, मोनोटोनिकली इंक्रीज नहीं, हाँ एक इंक्रीज होता है, और दो ही जगह पे जो है नॉन मोनोटोनस है, वो आपका क्रोमियम एंड कॉपर है, ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर बन जाता है बेटे फोर्थ, ठीक। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट एसिडिक इन नेचर। मोस्ट एसिडिक का मतलब हो गया बेटे, आपको देखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप देख रहे हैं भाई ये सारे के सारे आपके सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ऊपर से नीचे आते हुए बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ बेसिकली, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बेटे? जो सबसे ऊपर है वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर में होगा, ठीक है। तो ये हमने बेटे 1 से लेकर के, सॉरी 51 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसकी में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा डाउट हो, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ना समझ में आया हो, ठीक है, तो फिर आप क्लास जब आपकी खत्म होगी, या फिर मेरी जब भी क्लास होगी ऑफलाइन सेंटर्स पे, जिस भी सेंटर पे होगा, आप वहां पर मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स, थैंक यू सो मच।